नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा वालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वन्यजीव हमलों को रोकने के लिए सीएम धामी का कड़ा रुख, पौड़ी डीएफओ को हटाने के निर्देश। प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट की सुविधा। पीआरडी स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। पीआरडी जवानों के लिए खुलेगा विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान। बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती जवानों को मिलेगा 6 महीने तक मानदेय। गंगोत्री नेशनल हाईवे चौड़ीकरण को लेकर विवाद जारी। विकास के नाम पर काटे जा रहे हजारों देवदार के पेड़। पर्यावरणविदों ने उठाई आवाज, जनप्रतिनिधि कर रहे नजरअंदाज। पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह पर मारपीट मामले में बड़ा एक्शन। युवक को पीटने के मामले में दोषी करार। पिथौरागढ़ के टकाना में 6 फरवरी 2023 का है मामला। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि जिस भी क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले की घटना हो, वही सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट की सुविधा मिलेगी और साथ ही प्रभावितों को तुरंत आर्थिक सहायता पहुंचाने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पौड़ी में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पौड़ी के डीएफओ को हटाने के निर्देश दिए हैं। तो प्रयास ये कि किस तरह से जो हम जल्दी से जल्दी जो हमने कहा था कि हम सोलर लाइट और ब्रश कटर गाँव को उपलब्ध करा रहे हैं, उसको देने की बात हुई। किस तरह से गाँवों में लोगों के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को सकुशल स्कूल पहुंचाने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए, ताकि बच्चे तो स्कूल की टाइमिंग्स बदली गई हैं। जो 7 के टाइम को 9 बजे किया गया, 9 से 3 का, क्योंकि सामान्यतः घटनाएं या तो सुबह होती हैं या शाम को होती हैं। इसके अलावा मुआवजा समय पर पहुंच जाए, मुआवजा देने में कतई देरी न हो, और किस तरह चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो भालू हो और चाहे वो बंदर हो, इन समस्याओं के निजात के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हमको निर्देश दिए गए हैं कि उसमें हम इसमें चर्चा करें। राजधानी देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान सीएम ने पीआरडी जवानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें पीआरडी जवानों के प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई। साथ ही ड्यूटी के दौरान किसी जवान को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उसे ड्यूटी पर ही माना जाएगा। बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती जवानों को 6 महीने तक मानदेय मिलेगा। वहीं रायपुर में पीआरडी जवानों के लिए खेल ग्राउंड की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी जवानों का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। आज का दिन हमारे पीआरडी जवानों के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज पीआरडी का स्थापना दिवस है और पीआरडी जवान भी हमारे हर स्थिति और हर परिस्थिति में जहां कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी अनेक यात्राओं का संचालन करना होता है, यातायात व्यवस्था है, अन्य सेवाएं हैं, चाहे लिपि की सेवाएं हैं या किसी काम पर लगाना हो जहां पर ज़रूरत हो, उन सभी में अपना बहुत विशेष योगदान देते हैं। इसलिए इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने अनेक प्रावधान पिछले सालों में पीआरडी जवानों के लिए किए हैं और आगे भी हम उनके लिए करेंगे। उनके अच्छा प्रशिक्षण हो, उनके बच्चों का अच्छा कल्याण हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मैं समझती हूँ कि ये जो स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने का जो निर्णय लिया वो 2022 से लेकर लगातार वो हो पा रहा है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रमों में आकर पीआरडी जवानों को विभिन्न उनके हितों में निर्णय उन्होंने किए हैं। आज उसी बढ़ते क्रम में जो है पीआरडी जवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर की घोषणा आज हुई है और इसके साथ ही बड़ा संवेदनशील पार्ट कि हमारे पीआरडी जवान कभी भी अस्वस्थ होते हैं, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उस समय की उनकी जो आज से पूर्व व्यवस्था थी कि उनको मानदेय नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है ऐसी परिस्थिति में कम से कम 6 महीने तक का उनका मानदेय जो है उन्हें प्राप्त होगा, ये भी आज घोषणा हुई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर एम्स ऋषिकेश में मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी विभाग स्थापित करने की मांग की है। सीएम धामी ने कहा कि अंगदान और मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की मांग तेजी से बढ़ी है, जिस कारण प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से कई गंभीर मरीज एम्स पहुंच रहे हैं। किडनी, लीवर, हार्ट जैसी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए मरीजों को अब भी बाहरी राज्यों में जाना पड़ता है। ऐसे में केंद्र से इस विभाग को जल्द मंजूरी देने की मांग की गई है। देखिए, कुछ हमारे यहाँ पर सेंटर जो बनाए जाने हैं, जिसकी एम्स में अभी हमको उन सेवाओं की आवश्यकता है, उसके लिए मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध किया है राज्य की तरफ से कि उसको यहाँ पर संचालित कर दिया जाए, जिससे कि हमारे लोगों को उन सेवाओं के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, उनको यही सेवाएं यहीं ऋषिकेश एम्स में ही उपलब्ध हो जाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 6000 से अधिक पेड़ काटे जाने की योजना बना दी गई है। ये वही देवदार के पेड़ हैं जिसने पहाड़ को बचा कर रखा है। ये वही देवदार के पेड़ हैं जो पहाड़ की रीढ़ हैं, लेकिन विकास के नाम पर इसी देवदार के जंगलों का विनाश करने की तैयारी की जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि देवदार के पेड़ों को बचाने के लिए जनता आवाज उठा रही है, विरोध कर रही है, लेकिन उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद सदन में चुप्पी साधे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में विकास के नाम पर विनाश। उत्तरकाशी में काटे जाएंगे 6000 से अधिक देवदार के पेड़। पहाड़ की रीढ़ देवदार के पेड़ों पर चलेगी आरी। आम जनता उठाए आवाज, सांसद करे नजरअंदाज। आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य उत्तराखंड, जहां निर्माण कार्य करने के लिए गहनता से सोच विचार किया जाता है ताकि प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, लेकिन इसी उत्तराखंड में पहाड़ की रीढ़ पर आरी चलाने की तैयारी हो चुकी है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 6000 से अधिक देवदार के पेड़ों को काटने की योजना बन चुकी है। ये वो देवदार के पेड़ हैं जिसने पहाड़ को अब तक संभाले रखा है। ये वो देवदार के पेड़ हैं जिसने पहाड़ को बचाए रखा है, लेकिन पहाड़ के बैकबोन को ही खत्म करने की तैयारी की जा चुकी है। देवदार के पेड़ों को काटने का विरोध पर्यावरणविद से लेकर आम जनता तक कर रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद ही इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उत्तराखंड की जनता ने जिन्हें चुनकर सदन तक पहुंचाया ताकि उत्तराखंड की समस्या को सदन में उठाया जा सके, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस मुद्दे को उत्तराखंड के सांसदों द्वारा उठाया जाना चाहिए था, उस मुद्दे को सदन में विपक्ष के सांसद उठाते नजर आए। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ के भी सांसद ने मुद्दा उठाया, हो सकता है कि कुछ लोग उस सांसद को संपर्क किए होंगे उत्तराखंड के सांसदों के, लेकिन ये गंभीर बात है कि जब उत्तराखंड के सांसदों को ये बात पता चली कि उत्तराखंड के संबंध में बात हो रही है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है, तो उन्हें इस पर रुचि दिखाते हुए अपना मत प्रकट करना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने। संसद में जब एक बार कोई बात पुटअप कर दी जाती है तो वो बात किसी एक की नहीं रह जाती, वो सार्वजनिक बात होती है, और उसमें ये भी निहित है कि उस बात पर कोई व्यक्ति अपना मत रख सकता है। इवन उत्तराखंड का ही नहीं, केरल का सांसद भी रख सकता है अपनी बात। कोई बात अगर संसद में रख दी जाती है पटल पर, तो वो सार्वजनिक है, सबकी है, तो उसमें कोई भी अपना मत रख सकता है। लेकिन उत्तराखंड के सांसदों का मौन रहना ये दिखाता है कि उन्हें राज्य के विषयों में कोई रुचि नहीं है। तक पेड़ों की बात है, आपको मालूम है वो स्ट्रेटेजिक रोड डिक्लेयर भी है, और वो झाला से लेके उस रोड में निर्माण होना है, उसमें 3500 पेड़ों का तो आपको मालूम है कि उनको ट्रांसप्लांट किया जाना है। कुल 4-4.5 के आसपास के जो पेड़ काटने का उसमें है, 6000 उसमें अभी हम लगातार कोशिश करते हैं कि पेड़ कम से कम हो। कई बार अलाइनमेंट करने के बाद तो 3500 पेड़ तो सीधे ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। और उसके अलावा आपको मालूम है कि वन विभाग में हमेशा ये प्राविधान है कि जितने भी आप पेड़ आपके कटते हैं उसके दुगनों को आपको प्लांटेशन करना पड़ता है, तो प्लांटेशन में काफी काम किया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है, और भी हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह पर देवदार के पेड़ों को काटा जा रहा है वो इलाका इको सेंसिटिव जोन में आता है, यानी कागजों में यहाँ पेड़ काटना मना है, लेकिन जमीन पर इस नियम का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। देखो, नॉन टेक्निकल, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ, नॉन टेक्निकल तरीके से काम हो रहा है।
इसीलिए जो चाहे देहरादून हो, चाहे धराली हो, चाहे थराली हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे केदारनाथ छिड़ाघाट हो, जो आपदा आ रही है, इसीलिए आपदा आ रही है कि नॉन टेक्निकल तरीके से काम हो रहा है। आप अगर उसी को एलिवेटर रोड बना दो, उतने इस पोर्शन में एलिवेटर रोड बना दो, जहां माननीय गडकरी जी है नागपुर में, जहां से वो सांसद है, वहाँ नेशनल पार्क है नागपुर में, और नेशनल पार्क पे एलिवेटर रोड बनी है। तो जब नागपुर में जहाँ माननीय गडकरी जी जहाँ से सांसद हैं, जहाँ वहाँ एलिवेटर रोड बन सकती है, यहाँ क्यों नहीं बन सकती? विकास के नाम पर विनाश की ओर सरकार द्वारा कदम बढ़ाया जा रहा है। ये वो देवदार के पेड़ हैं जो हर तरह से उत्तराखंड को संरक्षित करते हैं। गंगा के उद्गम क्षेत्र में देवदार के जंगल प्राकृतिक बांध की तरह काम करते हैं। ये भारी बारिश या बादल फटने पर मलबे को नीचे बहने से रोकते हैं। देवदार मिट्टी को बांधकर ढलानों को स्थिर रखते हैं। सड़क चौड़ीकरण से बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ काटे गए तो औली, हर्षिल, गंगोत्री क्षेत्र में भूस्खलन की आशंका कई गुना बढ़ जाएगी। और इसी साल उत्तरकाशी के धराली का वो खौफनाक मंजर, जिसमें धराली गांव तबाह हो गया था, बड़ी संख्या में लोगों ने जानमाल का नुकसान सहा। इसके बावजूद भी आखिर कैसे सरकार 6000 से अधिक देवदार के पेड़ों को काटने का फैसला ले सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। शिकायतकर्ता को नग्न कर प्रताड़ित करने और मारपीट करने के मामले में पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह को दोषी पाया गया। प्राधिकरण ने सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आखिर क्या था ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व आईपीएस अधिकारी की बढ़ी मुश्किलें, लोकेश्वर सिंह पाए गए दोषी, शिकायतकर्ता की हुई जीत। पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी और इस्तीफा दे चुके आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल लोकेश्वर सिंह दोषी पाए गए हैं। आखिर क्या था ये पूरा मामला, बताते हैं आपको। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है 2023 से और अब इसका फैसला सामने आया है। 6 फरवरी साल 2023 जब आरटीआई कार्यकर्ता और कपड़ों के व्यापारी लक्ष्मीदत्त जोशी इस उम्मीद के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे थे कि सफाई व्यवस्था की शिकायत की सुनवाई होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आरटीआई कार्यकर्ता और कपड़ा कारोबारी लक्ष्मीदत्त जोशी ने आरोप लगाया था कि 6 फरवरी 2023 को सफाई व्यवस्था की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस वो पहुंचे थे, जहां उन्हें एक कमरे में ले जाकर नग्न कर मारपीट की गई और पिटाई करने के बाद पीड़ित को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। जोशी ने उसी दिन मेडिकल कराया, जिसमें चोट 12 से 24 घंटे के भीतर की पाई गई। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में न्यायमूर्ति एसएन धाने की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि पूर्व एसपी के तथ्य विश्वसनीय नहीं है। शिकायतकर्ता के मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट मजबूत सबूत है। आरोप सिद्ध है कि शिकायतकर्ता को नग्न कर पिटाई की गई। प्राधिकरण ने माना कि ये घटना पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाली है। वहीं अपनी सफाई में लोकेश्वर सिंह ने लिखित जवाब दिया और इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने शिकायतकर्ता लक्ष्मीदत्त जोशी को आपराधिक किस्म का शख्स बताया, लेकिन लक्ष्मीदत्त जोशी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिया, जिससे ये माना जा सके कि लोकेश्वर सिंह के लगाए गए आरोप सही हैं। लिहाजा जस्टिस एसएन धाने की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह को दोषी पाया। उत्तराखंड में सीओ देहरादून से लेकर एसपी ट्रैफिक, एसपी बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल में तैनात रहे आईपीएस लोकेश्वर सिंह अक्टूबर 2025 में पौड़ी पुलिस कप्तान रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब अचानक उनके खिलाफ ये मामला सामने आने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, तो वहीं खाकी वर्दी एक बार फिर से दागदार हुई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अल्मोड़ा में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी ली और इस दौरान कई अधिकारी बिना आंकड़ों के उपस्थित हुए, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के हित में कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कई विभागों की प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि विभागीय अधिकारी आंकड़ों के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं।
मैंने उनसे कहा कि भविष्य में जब आप बैठक में आएँ पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि आज जितनी भी चाहे भारत सरकार की हों चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो सीधे आम जनमानस तक अगर पहुँचे तो हम कृषि व उद्यान से इस प्रदेश की आर्थिकी को हम बदल सकते हैं। आज हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं, उसमें 80% सब्सिडी देते हैं। हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं, उसमें हम सब्सिडी देते हैं। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया और इस आंदोलन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। नर्सिंग स्टाफ ने नर्सिंग भर्ती की परीक्षा आधारित प्रक्रिया से हटाकर वर्षवार करने, वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निरस्त करने और 2500 से अधिक खाली पदों पर वर्षवार आधार पर तत्काल भर्ती करने की मांग की है। साथ ही उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों पर पूरी तरह से रोक की भी मांग की गई है। इस मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये हमारी सिंपल तरीके की मांग है। अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन का आज 7वां दिन है। सरकार शासन प्रशासन अभी भी कोई सबूत नहीं दे रही है और जो परसों सीएम आवास के दौरान जो हमारी महिला मित्रों के साथ जो घटना हुई है, जो थप्पड़ गूंज आज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दी है, ना उस पर भी कोई कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ किन वजहों से हमारी मांगों से के साथ मतलब कि किन लोगों के साथ जो उस दिन घटनाएं हुई उन मांगों पर अभी भी कहीं ना कहीं कोई भी विचार विमर्श सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इसी के दौरान आज हमारे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव किया गया है ताकि जो हमें एकता विहार में जो हम लोगों को आवाज़ दबाने का जो कार्य शासन प्रशासन द्वारा किया गया है, अगर उनको लगता है कि हमारी आवाज़ दबने वाली है तो ये उनकी कहीं ना कहीं भूल है। नर्सिंग ऑफिसर्स की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि इस तरीके से पिछले जब से उत्तराखंड में भर्तियाँ शुरू हुई वर्षवार भर्तियाँ हो रही थी और इस बार अचानक से एंट्रेंस एग्ज़ाम किया गया है। इनका कहना ये है कि जो हम लोग 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, जो नए बच्चे हो अचानक एग्जाम दे के पास होकर आए, अगर उनके साथ हमें कंपटीशन में बैठने की बात करेंगे तो हम इस कंपटीशन को कैसे पास करेंगे। अभी एएनएम में जीएनएम में सभी जगह वर्षवार सीनियरिटी के हिसाब से क्योंकि भर्तियाँ होती आई हैं और अचानक से धन सिंह रावत जी ने स्वास्थ्य विभाग ने इसको एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, तो ये गलत है। हमारा कहना है ये बहुत साफ है, माना 50 पद खाली होते हैं, आप उसी साल जब 50 पद खाली हो उसी समय भर्ती कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 10 साल तक अगर भर्ती नहीं करोगे, 10 साल तक भर्ती नहीं करोगे और अचानक आप एग्जाम करा लोगे, मैं कह रहा हूँ जितने पीसीएस, पीपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, जब इन्होंने एग्जाम पास किया होगा सिविल सर्विस का, स्टेट प्रोफेशनल सर्विस का, तब अलग चीज है। आज इनको टेस्ट में बैठा दो, ये आईएएस नहीं निकल सकते, पीपीएस में नहीं निकल सकते, क्योंकि आदमी को अनुभव हो जाता है। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चल रहे सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष मोर्चा का आंदोलन 48वें दिन खत्म हो गया। मौके पर पहुंची जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर कहा कि उनकी मांगों पर जल्द शासन स्तर पर समाधान निकाला जाएगा। डीएम ने आश्वासन दिया कि 3 महीने के भीतर सभी मांगे पूरी कर ली जाएंगी, जिसके बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक सुधार दिखाई देगा। किया है और हमने भी जिलाधिकारी को कहा है कि जो हमारी 7 सूत्री मांग है, विशेषकर उप जिला अस्पताल घनसाली की जो मांग है, हमको इन 7 सूत्री मांगों पर विशेष रूप से हमको आश्वासन मिला है और हमने स्पष्ट कह दिया है जिलाधिकारी से और जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को कि अगर 3 महीने के अंदर इन मांगों पर धरातलीय कार्रवाई नहीं हुई तो हमें फिर जो है आत्मदाह के लिए, चाहे वो डीएम का कार्यालय हो चाहे मुख्यमंत्री का कार्यालय, वहाँ पर आत्मदाह के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो आज धरना जो यहाँ पे सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति है घनसाली, उनका आज 7 मांगे जो थी उन्होंने हमें दी और 7 मांगों पे हम लोगों ने जो उनका मांग पत्र है उसका पूरा विश्लेषण करते हुए दिया, पूरा साथ में त्वरित कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय भेज दिया। उसमें कुछ चीज़ें आज काफ़ी वार्ता में डिस्कस भी हुई है कि जो चीज़ें हम लोग जिले स्तर पर सुधार सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स को हम लोग रोटेशन बढ़ा दें या जहाँ पे छोटी मोटी एक्सरे टेक्नीशियंस या ड्राइवर्स जो है उनको रख दें, तो उनको बता दिया कि हमने ये सारी व्यवस्था कर दी है और इन लोगों ने 3 महीने का समय दिया है कि इस पर सब पे त्वरित कार्रवाई हो और जो जिले स्तर की है वो लगभग 15 से 20 दिन में हम लोग कर भी चुके हैं, ऑलरेडी अप्रूवल्स हो गए, हम लोग कर देंगे।
गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद सवालों के घेरे में मसूरी स्थित रोमियो लेन भी है। बता दें कि रोमियो लेन होटल के मालिक लूथरा बंधु और पुलिस की गिरफ्त में आया अजय गुप्ता बताए जा रहे हैं। स्थानीय निवासी दीपक कुमार ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि होटल का नक्शा आवासीय था, जिसे इन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर कंपाउंड कर कमर्शियल करवा लिया। अब स्थानीय निवासी दीपक कुमार ने जांच की मांग की है। उधर रोमियो लेन के मैनेजर ने बताया कि अजय गुप्ता कभी अपने रोमियो लेन होटल में नहीं देखे गए। मैनेजर की माने तो होटल को नियमों के तहत चलाया जा रहा है। रेजिडेंशियल में चलता रहा, ये कईयों ने लिया, कईयों ने वो किया। अब आके इन्होंने यहाँ पर ये सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा करके है। मुझे तो इन कागजों से पता चला कि सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के नाम है, क्योंकि कागज उनके नाम है। कागज मैं दिखा दूँ आपको, ये श्री सौरभ लूथरा और ये गौरव लूथरा, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये लिखा हुआ इसमें लेन मार रोड, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके नाम से ये होटल चल रहा है। और जब ये रेजिडेंशियल में पास था तो इसको इन्होंने ये जो एमडीडीए के भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन एमडीडीए के जो उच्च भ्रष्ट अधिकारी उच्च अधिकारियों से मिलके, उच्च अधिकारियों के संग मिलके, ये डेट इसमें आप लोग देख लेना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने इसे कंपाउंड करा लिया। अब ये कमर्शियल है, कंपाउंड हो गया। गोवा में गोवा की सरकार तत्पर थी, उन्होंने वहाँ पर उनका जितना भी वो था इनलीगल जितना भी था उसे तोड़ दिया। दिल्ली में इनके ऊपर छापे पड़े, दिल्ली में भी इनका इनलीगल था, वो तोड़ दिया। अब इनकी एक इनलीगल प्रॉपर्टी या मसूरी में भी है। अभी तक हमारे पास तो कोई इंक्वायरी के लिए नहीं आया है ऐसे। और साथ में हमारा जो ये है, ये हम लोग यहाँ पे फाइन डाइन चलाते हैं और होटल है हमारा, तो हमारा मतलब नाइट क्लब से तो कोई भी मतलब है नहीं ऐसा। साथ में हमारे जो भी कंप्लाइंसेस होते हैं वो हमारे सभी कंप्लीट है, फायर से लेके आपका फूड से लेके जो भी एनओसीज होती है वो हमारे पास सभी कंप्लीट है। तो अभी तक हमारी कंप्लाइंसेस वो सारी कंप्लीट है। आके मतलब जो भी प्रशासन है वो चेक कर सकता है। क्या एमडीडीए से इसका नक्शा कमर्शियली पास है? इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हो गई बिकॉज इतना टाइम से है। तो इससे पहले भी यहाँ पे होटल ही चल रहा था। हल्द्वानी के शनि बाजार में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने 55 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिनको नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हल्द्वानी मंडी से गोलापार होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों को फल सब्जी की आवक और जावक के लिए इस मार्ग का उपयोग होता है, लिहाजा इस मार्ग में हमेशा जाम लगा रहता है। इसी वजह से अब इस सड़क के चौड़ीकरण का काम होने जा रहा है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर शनि बाजार सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, जिसका सर्वे हो चुका है। जो यहाँ पे पानी निकासी का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, जल निकासी का, इसी के तहत शनि बाजार में की जो दिक्कत है और जो 3 पानी में जल प्रवाह की दिक्कत है, उसको समाधान के लिए शनि बाजार नाले को विकसित किया जा रहा है और इसका सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। इसी के तहत जो अतिक्रमण है वो चिन्हित किया गया है, क्योंकि लैंड नजूल की है और नगर निगम की लैंड है। इसमें नगर निगम और पीडब्ल्यूडी द्वारा संयुक्त रूप से एक नोटिस दिए जा रहे हैं और हमारे चिन्हांकन का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। 51 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए हैं। वहीं रुद्रपुर मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो चुका है। इस चैंपियनशिप में राज्य की 10 टीमों के लगभग 130 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी ने प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। हमारी जो स्टेट लेवल की वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें लगभग हमारी सारी टीमें राज्य की पार्टिसिपेट कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की, और इसमें ये पूरी प्रतियोगिता तो हो ही रही है। इसके अलावा इसमें चयन हो रहा है हमारे जो राष्ट्रीय महिला खेलों का आयोजन हो रहा है वॉलीबॉल टीम का, उसमें बनारस में प्रतियोगिता है। ये लगभग दिसंबर में ही संपादित होगी। तो ये हमारे लिए बड़ा एक खेलों का जब भी हम लोग आयोजन कराते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी पूरे समाज में जाती है। हरिद्वार में जिलाधिकारी के सख्त निर्देश पर परिवहन विभाग ने चेकिंग के दौरान कार कैरियर वाहन को सीज किया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक कार कैरियर वाहन को रोका गया। वाहन की जब आरसी खंगाली गई तो उसने ट्रक क्लोज बॉडी दर्ज मिली है। दस्तावेजों की इस गड़बड़ी पर वाहन को सीज कर दिया गया है। साथ ही अधिकारी का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
आज ये मॉर्निंग चेकिंग के दौरान हमने इस वाहन को रोका, तो वाहन चूंकि आपको दिखाई दे रहा है वाहन कार कैरियर है, लेकिन इसकी आरसी में जो बॉडी टाइप निकला वो ट्रक क्लोज्ड बॉडी निकला, इसीलिए हमने इस वाहन को सीज किया है। अब संभागीय निरीक्षक के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद हम इस गाड़ी को रिलीज करेंगे। ये जो हमारी प्रवर्तन कार्यवाही है आगे भी जारी रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वन्यजीव हमलों को रोकने के लिए सीएम धामी का कड़ा रुख, पौड़ी जीएफओ को हटाने के निर्देश। प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट की सुविधा। पीआरडी स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणाएं। पीआरडी जवानों के लिए खुलेगा विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान। बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती जवानों को मिलेगा 6 महीने तक मानदेय। गंगोत्री नेशनल हाईवे चौड़ीकरण को लेकर विवाद जारी। विकास के नाम पर काटे जा रहे हजारों देवदार के पेड़। पर्यावरणविदों ने उठाई आवाज, जनप्रतिनिधि कर रहे नजरअंदाज। पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह पर मारपीट मामले में बड़ा एक्शन। युवक को पीटने के मामले में दोषी करार। पिथौरागढ़ के टकाना में 6 फरवरी 2023 का है मामला।